हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब की क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक अपन पढ़ चुके थे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संबंधित जानकारी, यानी मौलिक अधिकारों का जो भाग था, यानी भाग 3 के अंदर चल रहे थे, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी ली थी। और मैंने आपको बताया था उस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कि संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त दिए गए थे और वर्तमान संविधान में व्यक्ति को कितने अधिकार प्राप्त है। वहां पर मैंने बताया था कि मूल संविधान के अंतर्गत आपके 6 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में व्यक्ति को कितने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं व्यक्तियों के मौलिक अधिकार, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और उनका उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद में है, ये सारी चीजें अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और इनको भी अपन डीप से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर का आजकल वहां से डायरेक्ट पूछे या नहीं पूछे, लेकिन डायरेक्ट अंदर का पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत कहां से क्या क्या लिया गया या दिया गया है, तो वो अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आ जाइए, आज हेडिंग डाल दीजिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? बात आती है मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार क्या है? जो व्यक्ति को संविधान ने क्या दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, यानी संविधान के द्वारा जिन मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है व्यक्ति के लिए, यानी व्यक्ति जिनका अनुसरण कर सके, जिसके द्वारा व्यक्ति कल अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी न्यायालय की क्या ले सके, शरण ले सके, उसके द्वारा व्यक्ति को क्या दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। तो अपने मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान के 7 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से जो एक मौलिक अधिकार अपना 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया वो अपना अलग रहेगा। तो वर्तमान में व्यक्ति को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो मूल वर्तमान में 6। तो अपन मूल संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में लिखेंगे तो एक बार सारे मौलिक अधिकार लिखेंगे। तो पहला मौलिक अधिकार वो है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, यानी जो व्यक्ति हैं वो अपना जो संविधान है उस संविधान के सामने क्या है, समान है, यानी हर व्यक्ति संविधान के सामने क्या होगा, समान होगा, उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये समानता का अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पहला जो आता है आपका समानता का अधिकार, यानी जो कानून है, कानून के समक्ष क्या है, सब समान है। दूसरी आती है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी व्यक्ति को दूसरा अधिकार दिया गया है कि वह स्वतंत्र हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, वो कहीं पर भी आ जा सकता है, घूम सकता है, उसे किसी भी प्रकार की क्या नहीं की जाएगी, रोक टोक नहीं की जाएगी। तो ये यहां पर दे रखा है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी तीसरा जो मौलिक अधिकार दे रखा है वो दे रखा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी व्यक्ति का जब भी किसी भी प्रकार से शोषण किया जाता है तो वो अधिकार यहां पर दे रखा है कि व्यक्ति का जब भी किसी प्रकार से शोषण होता है तो वो क्या ले सकता है, कोर्ट की, यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया या आपका हाई कोर्ट, यानी राज्य के अंतर्गत होता है हाई कोर्ट, उसकी शरण ले सकता है। अगर हाई कोर्ट से उसको वहां से नहीं मिलता है, अगर उससे न्याय नहीं मिलता है तो वो किसकी शरण ले सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और जब भी उसके क्या होगा, किसी भी कानून का यानी उसके मौलिक अधिकार का जब भी शोषण होगा तो वह सुप्रीम कोर्ट की शरण लेकर उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो यह था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो अधिकार है दोस्तों वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी व्यक्ति किसी भी जिस धर्म में उसकी आस्था होगी वह उस धर्म को अपना सकता है, वह उसी धर्म का
पूजा पालन यानी पूजा जो की जाती है वो पूजा उसी धर्म के अंदर कर सकता है, चाहे वो जैन बन सकता है, चाहे वो इस्लाम कबूल कर सकता है यानी मुस्लिम बन सकता है, चाहे वो अगर इस्लाम का है तो हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं है। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला पांचवा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति शिक्षा व संस्कृति का अधिकार व्यक्ति को, यानी आपने देखा ही होगा दोस्तों, पहली से लगाकर 8वीं तक व्यक्ति का जो भी बच्चा होगा उसको मौलिक अधिकार दे रखा है कि उसकी शिक्षा और जो भी शिक्षा और संस्कृति जितना भी शिक्षा है उसका खर्चा यानी उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, यानी उससे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। तो वो शिक्षा और संस्कृति यानी उसकी जो संस्कृति है, वो जो संस्कृति अपना के चल रहा है उस संस्कृति के अंतर्गत वो ढल सकता है। तो और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यह था आपका पांचवा मौलिक अधिकार। छठा मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यानी व्यक्ति, पहले संविधान जब मूल संविधान बना था तो उस मूल संविधान के अंतर्गत दे रखा था कि व्यक्ति चाहे जितनी संपत्ति रख सकता है अपने पास में, उससे किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह जमा नहीं करवाना पड़ता था। तो यह था आपका संपत्ति का अधिकार। लेकिन इससे कौन से संविधान संशोधन मैंने बताया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार के समय में इस संविधान को, संपत्ति के संविधान को यहां से हटा दिया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 300 क में उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी वो क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है, यानी उसको कानून में डाल दिया गया है, संविधान का कानून बना दिया गया है कि व्यक्ति इतनी संपत्ति अगर रखेगा तो उसके बाद में उससे ज्यादा संपत्ति हुई तो उसे क्या जमा करवाना होगा, टैक्स जमा करवाना होगा। इतनी इनकम होगी तो उसको टैक्स जमा करवाना होगा। तो वो हो गया संपत्ति का अधिकार। जब अपन अनुच्छेद वो वाला पढ़ेंगे, संपत्ति के बारे में जब पढ़ेंगे, तब वहां पर देखेंगे कि व्यक्ति कितनी संपत्ति रख सकता है या किस किस में संपत्ति रखने से उसको व्यक्ति को क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो वो वहां पर अपन पढ़ेंगे। और अंतिम जो आपका है वो है सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संविधान के अंतर्गत जब भी व्यक्ति के अधिकार जो हैं, अधिकारों का जब भी हनन होता है तो यहां पर इस कौन से मौलिक अधिकार के तहत, सातवें मौलिक अधिकार के तहत व्यक्ति किसकी, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा तो उस समय व्यक्ति के यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी मौलिक अधिकार के तहत 5 रिट जारी की जाएगी। इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार यानी जब भी किसी संविधान का हनन होता है तो वहां पर जब भी उपचार की बात आएगी तो इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये सातों क्या थे, आपके मौलिक अधिकार थे, जो वर्तमान में इसको हटा दिया गया। ये वर्तमान में क्या नहीं है, हटा दिया गया है, हटा दिया, इसको यहां से वर्तमान में हटा दिया गया है दोस्तों। तो ये थे आपके सातों मौलिक अधिकार। अब अपन एक एक भाग के बारे में यानी एक एक मौलिक अधिकार के बारे में कहां से कहां तक अनुच्छेद है वो लिख लेते हैं। यानी समानता का अधिकार, इसके जो अनुच्छेद हैं आपके दोस्तों वो कहां से कहां तक हैं, तो इसके अनुच्छेद जो हैं दोस्तों लिख लेना आप। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से जो 18 हैं वो समानता का जो अधिकार है उसके तहत आता है। इसके बाद में आपका स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पर जो अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद वो होते हैं आपके 19 से लगाकर 22 तक, 19 से 22 तक ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत आपके 2 अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24। तो यहां पर यार लिख लेना दोस्तों, अनुच्छेद 23, 24, 23 और 24 यानी 23 और 24 जो अनुच्छेद हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आपके अनुच्छेद 25 से 28, यानी अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 तक जो हैं वो है आपके
कौन से? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी धर्म से संबंधित। और अगला शिक्षा व संस्कृति का अधिकार यानी व्यक्ति की जो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो यहां पर याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 29, 30 यानी अनुच्छेद 29, 30 में व्यक्ति की शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो यहां पर दे रखा है। अगला संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया है, लेकिन ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत था दोस्तों? तो ये था आपका अनुच्छेद 31, 31, अनुच्छेद 31। और अंतिम आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो दोस्तों याद रखना ये एकमात्र अनुच्छेद है और उसका नाम वो है अनुच्छेद 32। ये थे दोस्तों आपके अनुच्छेद यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित समानता के अधिकार यानी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित अनुच्छेद। अब अपन इनके सारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं इनके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद पढ़े हैं उन अनुच्छेदों का यानी एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, उसका विषय क्या है, वो क्यों बनाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब अगला जो हेडिंग डालेंगे आप पहला डाल दीजिएगा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। आ जाइए दोस्तों, तो डालिए हेडिंग समानता का अधिकार। समानता का अधिकार और इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है? 14 यानी पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या देखना है दोस्तों? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये विषय, इसका विषय क्या है? इसके अंतर्गत दे रखा है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब क्या होता है दोस्तों? तो विधि का अर्थ होता है कानून। तो कानून के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष जितने भी व्यक्ति हैं या चाहे आपका राष्ट्रपति हो चाहे आप एक आम नागरिक हो, वो सब कानून के समक्ष क्या है? समान है। यानी अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया और राष्ट्रपति ने भी किसी का मर्डर कर दिया तो दोनों के ऊपर केस बराबर चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति हो गया तो उसके ऊपर केस नहीं चलेगा और आपके ऊपर ही केस चलेगा, वो नहीं होगा। तो यहां पर जब भी बात आएगी तो यहां पर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष क्या है सब? विधि का अर्थ लिख देना दोस्तों कानून, क्योंकि यहां तो आप अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें समझ में आ जाएगा विधि यानी कानून होता है, लेकिन जब 10 दिनों के बाद में वापस रजिस्टर आप खोल के देखेंगे तब आपको नहीं समझ में आएगा विधि का मतलब क्या बताया था सर ने। तो यहां पर लिखते जाना दोस्तों कि विधि का अर्थ क्या होता है? कानून यानी कानून के समक्ष समानता, ये यहां पर दे रखा है। तो अगला अनुच्छेद, ये तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता से संबंधित यही है कि कानून के समक्ष सब समान है। अगली बात आती है अनुच्छेद 15 यानी 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के अंदर क्या दे रखा है? धर्म नस्ल लिंग जाति निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। यानी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दे रखा है धर्म नस्ल लिंग जाति निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की गई। यानी व्यक्ति धर्म है यानी व्यक्तियों ने धर्म अलग अलग अपना रखा है लेकिन उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। नस्ल लिंग जाति के आधार पे भी क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये इस जाति का है ये उस जाति का है, या कोई एसी है कोई एसटी है कोई ओबीसी है कोई जनरल है। तो इस प्रकार से किसी भी कानून के समक्ष यानी एसी है तो नीचे रहेगा, एसटी है तो उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ओबीसी है तो उससे थोड़ा ऊपर, जनरल है तो ये सबसे ऊपर रहेगा, ऐसा सिस्टम नहीं। ये सिस्टम कब था? जब राजा महाराजा का समय था, उस समय चलता था। उस समय राजा महाराजा जो होते थे उनके द्वारा उनके जो बच्चे होते थे या वो खुद होते थे वही क्या कर सकते थे? शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था।
तो वो समाज व्यवस्था अलग थी उस समय की, आज कानून अलग है, उस समय कानून अलग था। तो वो बात आती है। तो धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव में समाप्ति। तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव में समाप्ति क्या कर गई? तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव में समाप्ति इसलिए की गई कि वहां पर क्या हुआ, निवास स्थान, आपने देखा होगा अभी, ये तो थोड़े से टाइम के लिए अभी देखा होगा आपने, एक धारा 370 थी, उस धारा 370 के तहत कोई भी व्यक्ति यानी भारत का, जम्मू कश्मीर का अगर नागरिक है तो वो भारत में कहीं पर भी जाकर बस सकता है। लेकिन अपन यानी दूसरे राज्य जितने भी थे वो वहां पर जम्मू कश्मीर में जाकर क्या नहीं कर सकते थे, बस नहीं सकते थे। यानी अपन आज जैसे कि अपन उदयपुर से हैं तो उदयपुर के अंदर क्या ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन उस समय जब धारा 370 नहीं हटाई गई थी उस समय अपन कहां, जम्मू कश्मीर में जाकर वहां पर प्लॉट खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि वहां का कानून ही अलग है। वहां पर संविधान के अंतर्गत धारा जो 370 यानी जो अनुच्छेद 370 का वहां का चल रहा था उसके तहत वहां पर कानून ही अलग चल रहा था। वहां पर वहीं के लोग बस सकते हैं, बाहर का कोई जाकर वहां पर नहीं बस सकता है, यानी वहां की नागरिकता ही अलग बना रखी थी। लेकिन अभी धारा 370 को क्या कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति अनुच्छेद 15 के तहत। अगला अनुच्छेद 16, इसमें क्या है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता। क्या है इसमें, लोक नियोजन के अवसरों समानता। लोक नियोजन के अवसरों में समानता दे रखी है। क्या इसमें, इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, लोक नियोजन के अवसर, यानी लोक नियोजन के अवसर कौन कौन से होते हैं, यानी सरकारी नौकरी, ये याद रख लेना। लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में जितने, सरकारी नौकरी के लिए आप क्या कर सकते हो, भारत में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके लिए एग्जाम देगा और वो नौकरी लग सकता है। तो वो इसमें दे रखी है कि लोक नियोजन के अवसरों में सबको समानता दे रखी है कि व्यक्ति को कुछ भी वहां पर चेंज नहीं किया जा सकता। वो चाहे अगर आईएएस का एग्जाम दे रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको अगर दे रखे हैं अटेम्प्ट कि वो 4 अटेम्प्ट में अगर आईएएस का एग्जाम 4 अटेम्प्ट तक दे सकता है, तो वो 4 अटेम्प्ट तक ही उसका क्या दे सकता है, एग्जाम दे सकता है। इतनी एज तक वो लग सकता है तो उतनी एज तक ही वहां पर बात दे सकता है। लेकिन यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 16 का थोड़ा सा विस्तार किया गया और विस्तार अपने को पढ़ना जरूरी भी है दोस्तों। विस्तार में क्या किया गया है दोस्तों, तो यहां पर अनुच्छेद 16 का विस्तार क्या किया गया है, यहां पर इसके उपभाग बनाए गए हैं, 16 के उपभाग। तो यहां पर अनुच्छेद 16 का 16 है, सभी को समान अवसर। इसके अंदर इसका विषय क्या है दोस्तों, सभी को समान अवसर, सभी को समान अवसर। 16(2) के अंतर्गत क्या दे रखा है, धर्म, नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, स्थान के आधार भेदभाव नहीं। ये 16(2) का। अगला है 16(3). 16(3) में क्या दे रखा है, निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है। क्या दे रखा है इसमें, 16(3) के अंतर्गत दे रखा है। अभी मैंने जो बताया था कहां के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो था 16(3) के, लेकिन इसे भी अब हटा दिया गया है। यानी निवास के आधार पर भेदभाव किया निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यह 16(3) का है। और अगला 16(4), इसी 16(4) के अंतर्गत क्या दे रखा है,
16(4) के अंतर्गत दे रखा है कि विशेष इसके अंदर प्रावधान दे रखा है कि सरकारी नौकरियों में क्या दे दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। यानी लोक नियोजन के अवसरों में क्या दिया जा सकता है, समाज के पिछड़े वर्ग हेतु यहां पर क्या दिया गया है, विशेष प्रावधान। यानी यहां पर लिख देना पिछड़े वर्ग हेतु, पिछड़े वर्ग हेतु राज्य सरकार विशेष प्रावधान कर सकता है। और इसी के तहत आपका पूरा विस्तार किया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति को आरक्षण दिया गया, किस प्रकार से उसे आरक्षण मिला, इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो व्यक्ति को आरक्षण कैसे मिला वो सारी अपन चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर 16(4) के अंतर्गत कैसे आरक्षण दिया गया, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कमेटी के तहत यहाँ पर आरक्षण बात हुई, तो इसके बारे में देखते हैं। यहां पर संविधान के अंतर्गत 16(4) के अंतर्गत बात कही गई पिछड़े वर्ग की। क्या बात कही गई, पिछड़े वर्ग की। लेकिन अब ये पिछड़ा वर्ग था कौन, इसकी कैसे जानकारी लगाई जा सके दोस्तों, तो पिछड़े वर्ग की जानकारी के लिए यहां पर एक कमेटी का गठन किया जाता है। और उस कमेटी का गठन 16(4) के अंतर्गत ही कौन सी कमेटी, काका कालेकर की अध्यक्षता में, कौन सी, काका कालेकर की अध्यक्षता में, कब, 1953 में। काका कालेकर की अध्यक्षता में 1953 में क्या की जाती है, एक कमेटी की गठन किया जाता है। और इस कमेटी के गठन, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है काका कालेकर कमेटी यानी कमेटी का गठन, समिति जो थी उसका गठन कब किया गया, तो 1953 में किया गया। और इस काका कालेकर कमेटी की अध्यक्षता के तहत यहाँ पर इसने 2 पिछड़े वर्गों की बात कही। यानी समाज के अंदर 2 पिछड़े वर्ग हैं, किस कमेटी के द्वारा कही गई, काका कालेकर। और इसने कौन से 2 पिछड़े वर्ग बताए, तो यहाँ पर बताए थे आपकी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, यानी 2 पिछड़े वर्गों की बात कही काका कालेकर की अध्यक्षता में 1953 में। तो ये बात हो गई काका कालेकर की अध्यक्षता की बात हो गई, जो 1953 में 2 अनुसूचित, एक तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, 2 पिछड़े वर्गों की यहां पर काका कालेकर ने पहचान कर ली, जिनको क्या मिला, संविधान के अंतर्गत आरक्षण मिला। इन दोनों को क्या मिला, यहां पर आरक्षण मिला। लेकिन जैसे ही देश में 1977 के अंदर 77 के अंदर क्या बन जाती है, देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बन जाती है। किसकी, पता है दोस्तों आपको, गैर कांग्रेसी सरकार किसकी बनती है, मोरारजी देसाई की। और जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो उनके द्वारा एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का वापस गठन किया जाता है। एक कमेटी का कब, 1977 में। किसकी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। और इनके द्वारा कब, 1978 में। 1978 में, 77 में सरकार बनी, 1978 में एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है। और उसका नाम, व्यक्ति का जो नाम होता है वो बिंदेश्वरी प्रसाद नाम होता है उनका। क्या नाम होता है, बिंदेश्वरी प्रसाद। यानी बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिस कमेटी को क्या कहा जाता है, बीपी मंडल। बीपी मंडल। इस बीपी मंडल कमेटी के द्वारा 1988 में 78 में क्या किया जाता है, वापस पिछड़े वर्ग को और वापस ढूंढा जाता है। तब यह कहता है, ये बिंदेश्वरी प्रसाद की जो बीपी मंडल है, यह कहता है कि भारत की जनसंख्या में, भारत की जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत कितने परसेंट
54%, याद रखना दोस्तों, कितने परसेंट? 54%। 54% भागीदारी इस वर्ग की है, पिछड़े वर्ग की, पिछड़े वर्ग की भागीदारी है। यानी इस बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने कहा 54% पिछड़े वर्ग की भागीदारी है, जिनकी कितनी जाति हैं, यानी ये कितने लोग हैं, यानी कितनी जातियों में निवास करते हैं ये लोग। तो ये लोग निवास करते हैं 3476 जातियों में ये लोग निवास करते हैं, जिनकी भागीदारी कितनी है? 54% जनसंख्या में भागीदारी है। और इनको लगभग कितना आरक्षण मिलना चाहिए? इनको लगभग 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कितना परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए? किसकी? बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो कमेटी गठन की गई, इसने कहा 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यह 27% आरक्षण क्या होता है? उस समय नहीं दिया जाता है। तो ये वहां पर उस समय नहीं देकर वापस सरकार कांग्रेस की आ जाती है बाद में, लेकिन उसके बाद में वापस एक गठबंधन की सरकार बनती है, और वो बनती है वीपी सिंह के समय 1990 में। किसके समय? वीपी सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम था। तो इनके अध्यक्षता यानी ये बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत के अंदर इनकी सरकार बनती है। और इनकी सरकार बनने के बाद में यहां पर क्या होता है? इनकी सरकार बनने के बाद में यहां पर एक नया वर्ग, ये बीपी मंडल की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को क्या कर देते हैं? बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू, इसको बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू करते हैं। और यहां पर एक नया वर्ग सामने आता है, ओबीसी, जिसको कितना परसेंट आरक्षण दिया गया? 27% आरक्षण प्रदान किया गया। यह था दोस्तों आपका अनुच्छेद 16(4), जिसके अंतर्गत अपनों ने यह बात कही कि यह पिछड़ा वर्ग कौन सा था, इसके बारे में क्या जानकारी थी, यह सारी बात हो गई। तो यह था आपका दोस्तों 16(4). अगला अनुच्छेद आपका दोस्तों अनुच्छेद 17। ये आपका अभी पीटीईटी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। 17, अनुच्छेद 17वां। कौन सा? अनुच्छेद 17। और इसके अंतर्गत क्या है? इसका विषय है दोस्तों अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दे रखा है। तो ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, यानी किसी भी प्रकार से व्यक्ति के साथ में क्या नहीं की जा सकती? छुआछूत नहीं की जा सकती। तो ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत है। और अगला अंतिम अनुच्छेद इसका अनुच्छेद 18। और इसके अंतर्गत क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, यानी व्यक्तियों को जो उपाधियां दी जाती थी, वो उपाधियों का यहां पर क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। अब दोस्तों यहां पर उपाधियों के अंत के अंतर्गत भी अपन यहां पर उपभाग पढ़ेंगे इसके 18(1). 18(1) और 18(1) के अंतर्गत क्या दे रखा है? राज्य शिक्षा व सेना से संबंधित उपाधि प्रदान कर सकता है, इसके अलावा उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती। कौन सी? शिक्षा व सेना संबंधित उपाधि। उपाधि क्या दी जा सकती है? शिक्षा व सेना संबंधित उपाधि दी जा सकती है। बात आती है दूसरी 18(2). 18(2) इसके अंतर्गत क्या दे रखा है? राज्य, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक भारत की अनुमति के बिना विदेशी क्या नहीं ले सकता है? कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है बिना अनुमति के। क्या लिखोगे आप? बिना अनुमति के विदेश से उपाधि नहीं ली जा सकती। यानी बिना अनुमति के विदेश से क्या नहीं ली जा सकती? उपाधि नहीं ली जा सकती।
बात आती है अगला 18(3), कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत के अंतर्गत क्या कर रखा है उसने, कोई लाभ का पद धारण कर रखा है, यानी लाभ के पद पर, यानी यहां पर क्या कर रखा है, वो यहां पर किसी पद पर आश्रित है। यानी कोई अमेरिका का व्यक्ति है लेकिन वो भारत के अंदर रह रहा है, यहाँ की नागरिकता उसे नहीं मिली हुई है, लेकिन वो यहां पर क्या कर रखा है, पद धारण कर रखा है उसने। तो जब भी उसने अगर यहाँ पर पद धारण कर रखा है, फिर भी वो अगर वो कोई दूसरा देश उसको कोई उपाधि दे रहा है तो वो उपाधि धारण नहीं कर सकता। लिख दो इसमें, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है परंतु राज्य के अधीन कोई पद धारण कर रखा है तो भी वह विदेश से क्या नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ये बात यहां पर कही गई। तो ये थी बात अपनी दोस्तों अनुच्छेद 18 के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।